पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय। इस विद्यालय में 500 जवानों को 9 महीनों तक कई अलग अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे ड्रिल, मार्च पास्ट, शस्त्र विद्या, जूडो, कराटे और अपराध और अपराधियों पर एक पाठ्यक्रम। जवानों की सहन शक्ति, दृढ़ता और अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए एक और प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो है गार्ड ड्यूटी, जो विद्यालय के मुख्य द्वार पर होती है। गार्ड ड्यूटी करते वक्त 4 जवानों का एक यूनिट 24 घंटों के लिए बारी बारी से 2-2 घंटे पहरा देता है, और इन 24 घंटों तक इन 4 जवानों को गार्ड रूम छोड़कर कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती। अंदर मुड़े। पुराना सेंटर, नया सेंटर को 4 दब। ये 20 राउंड है। बदले सावधान। बदले बाहर को मुड़ा। बदले खंजर शॉट। पुराना सेंटर बदले नया सेंटर जगह लो। बदले फाइल में बाल चलेगा। बाहर मुड़े। बाहर से भागो। तेज चल। चल। गार्ड नंबर 1 लाइन तोड़। बदले बदले दाहिने मुड़े। 24 घंटों के बाद 4 जवानों का एक दूसरा यूनिट इनकी जगह ले लेता है, 4 कदम और 25 दिनों के बाद फिर उसी यूनिट का दोबारा गार्ड ड्यूटी का वक्त आता है। ये जवान 9 महीनों की इस प्रशिक्षण के बाद कांस्टेबल्स बनकर कानून की रक्षा करने के लिए पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। पहले मुड़े। आराम से। सुखदेव, तुम्हारी छुट्टी की अर्जी मंजूर हुई है। 2 दिन के बाद वापस आना। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई। ये 24 घंटे में गार्ड ड्यूटी में तो हालत खराब हो जाती है यार। ऊपर से खानोलकर सर एक ही जगह 2 घंटा खड़े रहने को ट्रेनिंग कहते हैं। बस देखो प्रताप, ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, और तुम्हें यहां किसी ने बुलाया नहीं है। तुम खुद अपनी मर्जी से आए हो, समझे? और हां, तुम्हारा इस तरह से बार बार ट्रेनिंग के बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि अभी हम गार्ड शिफ्ट खत्म करके आए। ठीक है।
1 2 1 1 2 1 राइट थम राइट आगे बढ़ेंगे दाना भाई मुड़ी राइट राइट सच हाथ उठा बोल प्रियदेव, तुम कुशल होगे, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि इस महीने में ये मेरा तीसरा खत है और तुम हो कि मेरे किसी भी खत का जवाब ही नहीं दिया। कम से कम ये तो लिख भेजो कि तुम घर कब आ रहे हो। तुम्हारी ट्रेनिंग स्कूल घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, पर मुझे यूँ लगता है जैसे तुम परदेश में हो। खैर, मैं तुमसे इतनी भी नाराज़ नहीं हूँ कि समझ ना सकूँ। मैं जानती हूँ ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है और वैसे भी ट्रेनिंग खत्म हो जाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे घर आ जाने से ही मेरा सूनापन दूर हो पाएगा। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी कविता। तुम्हारी ये अचानक आने की आदत एक दिन मेरी धड़कन रोक देगी। लेकिन धड़कन रुकी तो नहीं ना। तो क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? हाँ, तो ले लो। अगर हम लोग थोड़ी देर और ऐसे ही यहाँ खड़े रहेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। चलो। लोग देखते हैं तो देखने दो, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आज घर तो बहुत सजा के रखा है। किसी का इंतजार कर रही थी? तुम्हारा। मेरा? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? तुम विश्वास नहीं करोगे, पर कल रात मैंने एक सपना देखा और मैंने देखा कि तुम आने वाले हो और तुम आ गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद आई? हाँ बहुत याद आई, इसीलिए तो आया हूँ। पर तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? दयानंद कैसा है? ठीक है, आता है कभी कभी तुम्हारा हाल पूछने, मेरा हाल जानने। खैर, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कविता, कविता, भाभी नमस्ते। नमस्ते। सुखदेव, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। कैसा है तू? अच्छा हूँ। कब आया? अभी अभी आया। देख देख भाभी के चेहरे की रौनक देख। तेरे को देखते उनका चेहरा खिल गया। हाँ, देख रहा हूँ। यार तुझे ताज्जुब होगा, आज सुबह ही मैं तेरे बारे में सोच रहा था। अच्छा? हाँ? कविता ने मुझे आज ही सपने में देखा। क्या बात करता है? हाँ। अरे इसका मतलब ये हुआ कि तू 200 साल जिएगा। और तुम 100 साल। 100 साल? वो कैसे? क्योंकि अभी देव तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। अच्छा, मैं 200 साल जीऊंगा, तू 100 साल जिएगा। इसका मतलब तुम? क्या यार जीने मरने की बातें लेके बैठ गया यार। देख, तेरे आने की खुशी में अगर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। क्या ख्याल है भाभी जी? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, तू बैठ, आ जा। और सुना सुखदेव, तेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? पासिंग आउट कब है? यही कुछ महीनों में। और तेरी आगे की प्लानिंग्स क्या है? मतलब तेरी पोस्टिंग कहाँ पे है? भाई आई होप तेरी पोस्टिंग यहीं होगी। देखता हूँ। वैसे मैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए नासिक ट्रेनिंग स्कूल जाने की सोच रहा हूँ। अच्छी बात है यार। और तू बता, तेरा कामकाज कैसा है? अरे मेरे काम का क्या है यार, वही पत्थर, वही चूना, वही सीमेंट चल रहा है। अभी कुछ मकान बनाए थे पिछले महीने में। बहुत जल्दी गिरने वाले हैं ताकि तूने वापस से बना सके। तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। चाय बन गई, आप जल्दी से नहा धो लो। हाँ, 1 मिनट।
कैसी है भाभी जी आप? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सुखदेव तुम्हें मालूम है मैं यहाँ पे महीने में एक बार जरूर आता हूँ। एक तो तुम्हारी और भाभी की खबर लेने और दूसरे भाभी के हाथ की बनी चाय पीने। दयानंद, तू नहीं जानता मैं कितना खुश हूं कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। हाँ, मुझे हमेशा कविता की चिंता लगी रहती है, पर जैसे ही तुम याद आते हो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम तुम तो हो कविता का ध्यान रखने के लिए। क्या बात करते हो यार। यार सुखदेव अभी मुझे चलना चाहिए। ओके तू तो भी रुकेगा ना कुछ दिन? नहीं नहीं, कल ही वापस पहुंचना है यार। क्या बात करते हैं यार, इतने दिनों के बाद तुम आए और सिर्फ 2 दिनों के लिए। खैर अभी मुझे तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। अच्छा भाभी जी, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम कल ही जा रहे हो? हाँ, वाह भाभी जी वाह, क्या खाना बनाती है, मजा आ गया, कमाल यार। बीवी किसकी है? वो तो है यार, भाई खुश नसीब हो यार। बहुत अच्छा खाना यार। सामने से शुरू। 1 2 1 1 1 1 बाएं मुंह अप। 1 1 2 1 फॉरवर्ड साइड बदान। 1 2 ऊपर डाली चेंज अप। 1 2 1 1 2 असम। तुम्हारी ये अचानक आने की आदत एक दिन मेरी धड़कन रोक देगी। एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद आई? आराम से, बिल्कुल आराम से, रिलॅक्स. आता तुम्ही गप्पा गोष्टी करू शकता. ये रह गई। इतना खुश क्यों हो रहा तू? हाँ? ज्यादा खुश मत हो, अभी 4 पॉइंट्स आ गए हैं तुझसे। अरे चल चल, उससे कुछ नहीं होता, आखिर में जीतने वाला मैं ही हूँ, बस तू देखता जा।
तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग ये खेल इतने मजे ले लेकर कैसे खेल लेते हो, एकदम बच्चों की तरह। अरे भाभी, मजा इस खेल में नहीं, मजा इसमें है कि हम दोनों साथ में खेल रहे हैं। इसीलिए कहता था कि तू भी मेरे साथ ही शादी कर लेता तो आज अभी हम लोग डबल्स खेल रहे होते, भाभी भी मेरे साथ होती। पर तूने कभी मेरी बात पे ध्यान दिया है? अरे तुझे क्या पता अकेले रहने में कितना मजा है। जब चाहो घर आओ, जहां चाहो खाओ, जहां चाहो सो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। ए सुखदेव, रानी को संभाल, अभी इसे उड़ा कर ले जाऊंगा मैं। अच्छा, इतना आसान नहीं है जितना तू समझता है। और वैसे भी मुझे इस रानी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मेरी रानी तो मेरे पास है। अच्छा तो ये बात है। देखो भाई, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। चल चल देखते हैं, चल। सुखदेव, तेरी रानी गई। सलामी जाएगी, सलामी, छा। अरे यार सुखदेव, तूने बताया नहीं तेरी छुट्टी कैसी रही? भाभी कैसी है? अच्छी है। और फिर कहाँ कहाँ घूम के आए? कहीं नहीं, घर पे ही था। घर पे ही था? समझ गया, घर पे ही थे। वापस कब आओगे? जल्दी। तुम अपना ख्याल रखना। दयानंद कैसा है? ठीक है, आता है कभी कभी तुम्हारा हाल पूछने, मेरा हाल जानने। मैं यहाँ पे महीने में एक बार जरूर आता हूँ। एक तो तुम्हारी और भाभी की खबर लेने, और दूसरे भाभी के हाथ की बनी चाय पीने। प्रताप। हाँ यार, कल मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, लेकिन अधूरा ही पढ़ पाया। अधूरा क्यों? क्योंकि उस उपन्यास के आखिरी के कुछ पन्ने कहीं खो गए थे, और मैं तब से ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि उस कहानी का अंत क्या हुआ होगा। अच्छा, तू मुझे वो कहानी बता, मैं तुझे उस कहानी बताता हूँ। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे ये पता चलता है कि उसकी बीवी के उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ नाजायज संबंध है। और ये संबंध तब शुरू हुआ जब ये आदमी काम के सिलसिले में अपनी पत्नी से दूर परदेश में था। परदेश? हाँ। ये आदमी बहुत उलझन में पड़ता है, इसकी समझ में नहीं आता ये क्या करे क्या नहीं करे। तुझे क्या लगता है उसने क्या किया होगा? उसने क्या किया होगा? क्या उसने अपने दोस्त को बाजार के बीच जूतों से मारा होगा, और क्या? दोस्त को क्यों? गलती तो उसके पत्नी की है, उसे खुद को संभालना चाहिए था। वो बात तो है, लेकिन अगर पत्नी ने अपने दोस्त को उकसाया है तो फिर इस कहानी का अंत बिल्कुल सीधा है, वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। छोड़ देगा? ये कैसे हो सकता है? अपनी पत्नी के साथ बिताए उन जज्बातों का क्या करेगा वो? कैसे भुलाएगा वो एक एक खूबसूरत पल जो उसने उसके साथ बिताया होगा, जिससे वो इतना प्यार करता था? और कैसे सहलाएगा उस घाव को जो उसके आत्मसम्मान को लगा होगा? नहीं नहीं, कहानी का ये अंत तो नहीं हो सकता। तो फिर अंत में वो अपनी पत्नी का खून कर देगा और खुद आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या? नहीं रे,
वो आत्महत्या कभी नहीं करेगा। क्यों? कहानी का पात्र एक साहसी नौजवान है। आत्महत्या करना तो उसके लिए सबसे बड़ी कायरता होगी। तो वो अपनी पत्नी की जान ले लेगा और खुद कानून के हवाले हो जाएगा, और क्या? या फिर कानून से बच निकलेगा। नहीं, ये अंत बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिसने जुर्म किया है सजा तो मिलनी है। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कहानी में तो ऐसा हो सकता है ना। कहानी में ऐसा हो सकता है, हकीकत में नहीं। चल सुनते अभी। कविता, कविता, तो क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तो ले लो। मेरी गार्ड ड्यूटी अब 20 दिन बाद आएगी। उस रात जब प्रताप रात 12 से 2 बजे तक ड्यूटी कर रहा होगा, वही 2 घंटे हैं जब मैं गार्ड रूम से निकलकर घर जा सकता हूं। स्कूल से जालना तक का फासला 10 किलोमीटर का है। दोनों हाईवे से जुड़े हैं और बाकी इलाका है जंगल का। ये फासला मैं दौड़ कर तय करूंगा, और वो भी सीधे जंगल के रास्ते, ताकि कोई देख न सके। ना कोई गवाह होगा, ना कोई सबूत। स्कूल से जालना आधा घंटा, जालना से स्कूल आधा घंटा, और जालना में आधा घंटा, यानी कुल मिलाकर 1.5 घंटे में मुझे गार्ड रूम पहुंच जाना चाहिए। और वो भी 2 बजे से पहले, जब मेरी गार्ड ड्यूटी शुरू होगी। इसके लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब तेज। 1 2 1 1 2 1। बहुत अच्छा, गोली से दबाव, अंदर की तरफ मुंह, पैर को लंबा, सीधा पोजीशन। अब लेफ्ट लाल बैठ बैठ। संगीन लगाएगा, लगाओ संगीन। गाड़ी दाहिने से इधर 1 2 3 4 5 6 7। 7 जन्म हो ही नहीं सकता। देखना, एक दिन तुम मुझसे ऊब जाओगे। मैं तुमसे 7 जन्मों में तो क्या, 100 जन्मों में भी नहीं ऊबूंगा। सच? इतना प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। चाहो तो आजमा कर देख लेना। आजमा लूंगी, जब वक्त आएगा तो वो भी आजमा लूंगी। पता है, मैंने सुना है कि जब प्रेमी पति बन जाता है तो प्रेमिका नौकरानी बनकर रह जाती है। हाँ, वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरी भी पहली शादी होगी। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं किसी और के साथ शादी करके। नहीं, अगर तुम मुझसे जुदा हुए तो मैं ये एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ शादी कर लूं? मैंने 7 जन्मों वाली बात ऐसे थोड़ी ही कही थी। बस तुम मेरा साथ देती रहना। दोगी ना? दूंगी।
विसर्जन। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सो जाओ, एक दिन आराम करना। ड्यूटी रायपुर। बदले थम पुराना संट्री संट्री को 4 तब
कहाँ गई होगी? मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं ओ कविता। झूलों से तो मैं बचपन से डरता हूँ। हाँ, जब मैं बहुत छोटा था ना तो एक जो बड़े वाले झूले होते हैं ना वो एकदम से देव, तुम कब आए? अभी आओ। अचानक? हाँ, वक्त मिला तो आ गया। सुखदेव यार भाभी जी, आप सुखदेव को याद कर रही थी ना? देखिए, आपके दिल की आवाज सुनकर आ गया। यार वो अकेला महसूस कर रही थी कुछ, तो मेला लगा हुआ है यहाँ सामने, तो मैंने सोचा थोड़ा घुमा लाऊं। शुक्रिया दयानंद, बहुत अच्छा। भाभी जी, अभी तो आप अकेलापन महसूस नहीं करेगी ना? भाई आपका देव आ गया है। यार मेरे को कल जरा साइट पे जल्दी पहुंचना है, तो मैं अभी चलूंगा। ओके। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। सुधे, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। अच्छा, चले। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम आ गए, सचमुच बहुत खुश। देव, कम से कम तुम मुझे बताकर तो आते, मैं घर पर ही रहती, तुम्हारा इंतजार करती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कविता। देव, देव तुम गलत समझ रहे हो। बस करो, बस करो ये नाटक। मैं सब कुछ जान चुका हूं। मैंने तुम्हें हर वो चीज दी जो मैं दे सकता था। मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, फिर भी तुमने मुझे इतना दर्द दिया क्यों? देव, मैं एक कमजोर पल में फिसल गई थी, अपना कर्तव्य भूल गई थी। देव, मुझे माफ कर दो। माफ कर? कैसे माफ कर दूं? तुमने मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं की, और मैं इतना बदनसीब हूं कि तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो, एक ना भरने वाले घाव की तरह। लेकिन अब मैं इस घाव के साथ नहीं जी सकता, और ना ही इस घाव को और गहरा होने दे सकता हूं। कविता, यार सुखदेव, तू इन कपड़ों में क्या कर रहा है? आजा आजा, आना यार, आना। यार वो क्या है कि मैं तेरे घर गया था तेरा हाल जानने के लिए, तो भाभी बहुत अकेला महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको मेले में घुमा लाऊं, थोड़ी सैर हो जाएगी और थोड़ा दिल बहल जाएगा उनका। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। समाज क्या सोचेगा और तू क्या सोचेगा? दयानंद, मैंने हमेशा तुम्हारी बातों का विश्वास किया है। आज भी मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर लेता, लेकिन अफसोस कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है।
तुम्हारे और कविता के बारे में। एक दोस्त होकर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया और कविता ने बेवफाई। सुखदेव, सुखदेव यार मुझे माफ कर दो। सुखदेव मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भाई जैसे दोस्त के साथ गद्दारी की, लेकिन सुखदेव यार वो पता नहीं वो किस पल में मैं और कविता और वो सब कुछ हो गया यार। लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता था यार। मेरा भाई है, मुझे माफ कर दे। बैठो यार मुझे माफ कर दे यार। बैठो दयानंद, बैठो बैठो बैठो। यार मेरे पूरे बंद करो, बंद करो ये रोना धोना, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे कविता के साथ देख लिया। यार कविता कहाँ है? वो मर चुकी है। छोड़ना नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुर्जा प्रताप, प्रताप मुर्जा। गार्ड बदली। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, पर अभी ठीक हो गई सर। ओके, गार्ड बदली। बाजू शस्त्र। नाम? सुखदेव पवार, छाती क्रमांक 378। घर में कौन कौन है? माँ बाप? माँ बाप सातारा में, पत्नी जालना में। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी पत्नी ने
आत्महत्या की है। क्या? कविता ने आत्महत्या की? आओ सुखदेव, बैठो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बैठो। मैं तुम्हारे दोस्त दयानंद के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यस सर, पूछिए। जैसे कि तुम जानते हो, आराम से। जी सर। तुम्हारे दोस्त दयानंद ने भी आत्महत्या की थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? सर, दयानंद मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो एक अमीर परिवार का लड़का था, फिर भी बहुत सरल था, अच्छा था। यही कोई 1-1.5 साल पहले उसने खुद का बिजनेस शुरू किया था, मकान बनाने का। तुम्हारे घर उसका आना जाना था? हाँ, हमारे उसके घरेलू संबंध थे। अच्छा सुखदेव, तुमको अजीब नहीं लगता कि जिस रात तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या की थी, उसी रात को तुम्हारे दोस्त ने ठीक उसी तरह आत्महत्या की थी? क्या तुम जानते थे कि इन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध थे? हाँ, मैं जानता था सर। सुखदेव, तुमने इसके बारे में कुछ किया नहीं? मैं क्या करता? मैंने कई बार सोचा कि कविता से इस बारे में पूछूं, पर मैं क्या पूछता? क्या पूछता मैं कि तुम दयानंद से क्यों प्यार करती हो? तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? तुम तो मेरी पत्नी हो। मुझे एहसास हुआ कि ये सब फजूल सवाल हैं। प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार तो पाया जाता है। और मैं अपना प्यार खो चुका था। दयानंद और तुम्हारे घर के बीच का फासला सिर्फ 5 मिनट का है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत 1 और 1.5 के बीच में हुआ। उस रात 1 और 1.5 के बीच में तुम कहां थे? सर, मैं गार्ड रूम में रेस्ट कर रहा था और 2 बजे से ड्यूटी पर था। हाँ, लेकिन जब कमांडिंग ऑफिसर खानविलकर आए तो बहुत बुरी तरह से हाफ रहे। जी, उस रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे पेट की तकलीफ थी और मैं... झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। तुम हाफ रहे थे क्योंकि तुम थक गए थे भागने की वजह से। तुमने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया। मौका देखते ही तुम गार्ड रूम से निकल पड़े और भाग के अपने घर गए, जो ट्रेनिंग स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर। इस फासले को तय करने के लिए तुमने अपने आप को स्पेशल ट्रेनिंग दी, और फिर घर पहुंच के तुमने कविता का खून किया। फिर दयानंद के घर गए और तुमने उसका भी खून किया, और पुलिस ट्रेनिंग की मदद से तुमने वहां पर कोई सबूत नहीं छुपा। तुमने सोचा कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन नहीं। तुमने सिर्फ एक गलती की। भावनावश होकर तुमने कविता को बाहों में लिया होगा, शायद मरने से पहले या मरने के बाद, क्योंकि कविता के कपड़ों से हमें एक सुराग मिला, जो दयानंद के कपड़े से भी मिला, और वो था एक खास किस्म का तेल। तुम जानते हो वो तेल खास क्यों है? क्योंकि वो तेल सिर्फ राइफल्स को साफ करने के काम आता है, और वही तेल इस ट्रेनिंग स्कूल्स के राइफल्स में इस्तेमाल होता है। सुखदेव, तुम्ही ने कविता और दयानंद का खून किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी,
तुमने जो कुछ किया वो गलत था। मैंने जो किया वो गलत था और जो उन्होंने किया वो सही था। मैं मानता हूं जो तुम्हारे साथ में उन्होंने किया वो सामाजिक तौर पर गलत था, मगर बदकिस्मती से उन हालातों में कानून कुछ नहीं कर सकता। सुखदेव, जिस कानून की रक्षा करने की तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, तुमने उसी ट्रेनिंग की मदद से कानून को तोड़ा। अगर हर आदमी अपने पे हुए अत्याचार का बदला इसी तरह लेने लगा तो इस ट्रेनिंग स्कूल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो ना रहेगा कानून और ना रहेगा समाज, और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। सुखदेव, तुम्हारा गुनाह बहुत जल्दी साबित हो जाएगा और तुम्हें इस अपराध के लिए ट्रेनिंग स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा और कानूनी तौर पर सजा भी मिलेगी। अफसोस, तुम कभी भी पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाओगे। विसर्जन